विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है चैनल पर विजिट करने के लिए। इस चैनल पर आपको कक्षा 6वीं से 10वीं तक विज्ञान विषय से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए गए हैं और अब विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर क्वेश्चन सत्र 2024-25 की परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी यह छोटे प्रश्न आपको यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं। विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 10वीं की विज्ञान के प्रत्येक अध्याय से वन लाइनर क्वेश्चन निकाले गए हैं और यहाँ पर पब्लिश किया गया है। अभी आप कक्षा 10वीं की विज्ञान के अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं, उन्हें यहाँ पर पब्लिश किया जा चुका है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 6 के प्रश्नों के उत्तर। अध्याय 6 से अध्याय के अंदर के कुछ छोटे प्रश्न निकाले गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर जरूर देखें। यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इस अध्याय के अंदर से वन लाइनर या छोटे प्रश्न निकाले गए हैं और उनके उत्तर आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। इन प्रश्नों की तैयारी आप रिक्त स्थान, बहुविकल्पी प्रश्न, सत्य असत्य, जोड़ियाँ आदि के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रारंभ के 30 अंकों के प्रश्न होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपको परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए। तो इन प्रश्नों का उपयोग आप शॉर्ट आंसर्स के रूप में कर सकते हैं। छोटे प्रश्न, छोटे उत्तर, शॉर्ट आंसर्स के रूप में यहाँ पर इन प्रश्नों को जरूर देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जिसे हम प्रारंभ करते हैं मस्तिष्क से। मानव मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क या अर्धगोला फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क या हैंड ब्रेन। आगे देखते हैं ग्रंथि। कोशिकाओं का ऐसा समूह या ऊतक जो तरल पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ स्रावित करता है उसे ग्रंथि कहते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है ग्रंथि किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होता है कोशिकाओं का ऐसा समूह या ऊतक जो तरल पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ स्रावित करता है उसे ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं। इनसे बनने वाला तरल पदार्थ हार्मोन कहलाता है। इनसे निकलने वाला हार्मोन रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुँचते हैं। ग्रंथियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ओवरी या अंडाशय और टेस्टिस या वृषण। ये ग्रंथियों के प्रकार हैं। मिश्रित ग्रंथि, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इसका अन्य नाम कंपाउंड ग्लैंड है। ये ग्रंथियों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ दोनों प्रकार की होती हैं। यहाँ ग्रंथियों के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण अग्नाशय ग्रंथि। अब बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इन ग्रंथियों में नलिका पाई जाती हैं। इनसे बनने वाला तरल पदार्थ एंजाइम कहलाता है। इनसे निकलने वाला एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुँचते हैं। इन ग्रंथियों के उदाहरण हैं यकृत, आंसू ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद या पसीने वाली ग्रंथि। अब देखते हैं अग्नाशय के बारे में। यह ग्रंथि शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका 98% भाग बाह्यस्रावी होता है। आगे देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं आंतरिक कर्ण, नाक और जिह्वा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु से। चौथा बिंदु है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है। तो 2 तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। निम्नलिखित पादप हार्मोन है। जैसे प्रश्न आता है कि कुछ पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए, तो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। अगला प्रश्न होता है मनुष्य के पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा आंतरिक कर्ण, नाक और जिह्वा। मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो यह होता है अग्र मस्तिष्क। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और बिंदु आगे। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर केंद्रीय तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होता है। इन जो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं इनका उपयोग आप रिक्त स्थान के रूप में तैयार कर सकते हैं या बहुविकल्पीय हेतु भी तैयार कर सकते हैं। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है।
मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः टेस्टिस से होता है। मटर के पौधे से तंतु की वृद्धि का कारण प्रकाशानुवर्तन गति होती है। पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर एब्सोलिक अम्ल के कारण गिरती हैं। जो एब्सोलिक अम्ल होता है उसके कारण पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर गिर जाती हैं। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। परागनलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि रसायनानुवर्तन के कारण होती है। अब आगे देखते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। हार्मोन्स कहलाते हैं। मस्तिष्क क्या कहलाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, मस्तिष्क कहलाता है। कशेरुकदंड की गुहिका में सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह अंग जो संयोजी ऊतकों से बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना है तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करते हैं, सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहलाती है। प्रतिवर्ती या प्रतिक्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत व शीघ्र होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। तो प्रश्न यहाँ पर होगा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं? तो प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत व शीघ्र होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिनसे हार्मोन्स का स्रावण होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर एवं जड़ें अंधकार की ओर गति करती हैं। प्रकाश के कारण होने वाली इस गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर एवं जड़ें अंधकार की ओर गति करती हैं। प्रकाश के कारण होने वाली इस गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ पादप हार्मोन्स के पुनः नाम दिए गए हैं। तो पादप हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सोलिक अम्ल और वृद्धिरोधक। पहला है ऑक्सिन। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों में नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना। जिब्रेलिन का क्या कार्य होता है? जिब्रेलिन के शुद्ध अंकुरण में सहायक बने पौधों की लंबाई में वृद्धि, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करना। साइटोकाइनिन के कार्य प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि, कलिकाओं में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना। दूसरा है वृद्धिरोधक या ABA, पत्ती के एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधों की वृद्धि दर को कम करना। अगला प्रश्न है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवयव किसके द्वारा जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा रसायन द्वारा। ये रसायन सिनेप्स को पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है गुलाब जामुन को देखकर मुंह में पानी आने लगा, किस क्रिया के कारण होता है? तो यह प्रतिक्रिया के कारण होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग आते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न वे क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण तो यहाँ पर जैसे लार आना, बमन, रक्तदाब, यह अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा। अगला प्रश्न है उद्दीपन क्रिया का उदाहरण। तो उद्दीपन क्रिया का उदाहरण है छुई मुई के पौधों की गति। अगला प्रश्न है ऑक्सिन हार्मोन पौधे में कहाँ संश्लेषित होता है? तो इसका उत्तर होगा पिर्रोह के अग्रभाग या टिप पर। अगला प्रश्न है तने की वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन है? तो इसका उत्तर होगा जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है पादप वृद्धि संदमन किसके कारण होता है? पादप वृद्धि संदमन यह एब्सोलिक अम्ल के कारण होता है। अगला प्रश्न है एड्रीनल हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका उत्तर होगा एड्रीनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है हमें आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है।
अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका उत्तर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। प्रश्न 16 है फूली हुई गर्दन में किस बीमारी का लक्षण है? तो इसका उत्तर होगा ग्वाइटर। ग्वाइटर जब रोग होता है तो गर्दन फूल जाती है। अगला प्रश्न है घेंघा रोग का कारण क्या है? घेंघा रोग का कारण आयोडीन की कमी है। अगला प्रश्न है जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपको शरीर में कोई परिवर्तन महसूस हुआ होगा। यह परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगला प्रश्न है जब आप या आपकी सहेली की आयु 12 से 14 वर्ष रही होगी तब शरीर में अनेक परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होते हैं? तो लड़कियों में जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वह एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है आपके दादाजी को कम शर्करा की सलाह डॉक्टर ने दी है। दादाजी किस रोग से पीड़ित हैं? तो दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित होंगे। अगला प्रश्न है मधुमेह के रोगी को किस हार्मोन को लेने की सलाह दी जाती है? इसका उत्तर होगा इंसुलिन हार्मोन की। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण मनुष्य के किस अंग में होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण मनुष्य के अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का क्या कार्य है? इसका उत्तर है इंसुलिन हृदय में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य या नर के किस अंग से स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य के वृषण से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के किस अंग से स्रावित होता है? तो अंडाशय से स्रावित होता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय से जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं या शॉर्ट आंसर हैं इन्हें हमने यहाँ पर देखा। अगले भाग में हम देखेंगे अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय के जो वन लाइनर या शॉर्ट आंसर हैं, छोटे प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे जो परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यहाँ पूर्व में अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के प्रश्नों के उत्तर जो शॉर्ट आंसर हैं पब्लिश किए जा चुके हैं। आप यदि सभी अध्यायों के शॉर्ट आंसर देखना चाहते हैं, परीक्षा में आप मदद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर विजिट करें और सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखें। कक्षा 9 और 10 विज्ञान विषय से संबंधित अध्याय के अंदर के प्रश्न और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लगे कमेंट में अवश्य बताएं। इन प्रश्नों को अपने अन्य साथियों में भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।